सर शंकरन नायर अभी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मसैकर की एनिवर्सरी गई है। जो हुआ था कांड 13 अप्रैल 1919 को। इस बार उसको 106 साल हो गए हैं। उसी उपलक्ष्य में सर शंकरन नायर को दोबारा याद किया गया है, दोबारा एक्नॉलेज किया गया है कि कैसे उन्होंने अपनी आवाज़ को अगेंस्ट द ब्रिटिश टायरनी, जो कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर क्रूर शासन चल रहा था, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाया। और हाल ही में इनकी बायोग्राफी पर एक पिक्चर भी रिलीज हुई है, एक मूवी रिलीज हुई है, दैट इज केसरी चैप्टर 2, जो है ना वो इन्हीं के वो कोर्ट केस को डिपिक्ट करती है जो इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के दौरान कोर्ट में लड़ा था अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है, तो सर शंकरन चतुर नायर ये बॉर्न हुए थे 1857 में इन दी केरला। केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ये इनके जाने जाते हैं अपने मॉरल करेज के लिए, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस के लिए, और आउटस्पोकन इनकी पर्सनालिटी थी, यानी कि किसी से डरते नहीं थे, जो बोलना था टंके की चोट पर बोला करते थे। और इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलोनियल इनजस्टिस के खिलाफ बहुत बातें की हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर अन्याय करते थे, जो अपना अपने शासन को अच्छा दिखाने के लिए इंडियंस का जो शोषण करते थे, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास, मद्रास से ये ग्रेजुएट हुए थे। और इसके बाद इन्होंने अपना लीगल करियर, ही वॉज एडवोकेट, ठीक है, सर शंकरन नायर जो है वो एडवोकेट हैं, एडवोकेट थे। तो इन्होंने अपना जो लीगल करियर है वो सर होराशियो सेफर्ड के अंडर अपना लीगल करियर शुरू किया था। इसके अलावा बाद में ये चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट के। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाते हैं। और किसी इंडियन का किसी जज की पोजीशन पर होना ये काफ़ी ज़्यादा एक रिमार्केबल पॉइंट है। ठीक है, कि हमेशा याद रखने वाला पॉइंट है, वरना ब्रिटिशर्स जज की पोस्ट किसी भारतीय को नहीं दिया करते थे। ठीक है, तो सर शंकरन नायर शुरुआत में अपनी ज़िंदगी जब शुरुआत इन्होंने की तो ही वॉज लॉयल टूवर्ड दी ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे और इनके आगे सर्व लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इन्हें अंग्रेजों का नाइटहुड प्राप्त था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने नाइटहुड भी दिया था, इस वजह से इनके नाम के आगे शंकरन लगा हुआ है। ब्रिटिशर्स की तरफ, ब्रिटिशर्स की साइड से बहुत ज़्यादा केसेस लड़े हैं जिसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने जीत दिलवाई है, तो इसलिए ये अंग्रेजों की तरफ शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा लॉयल देखे जाते हैं। 1897 में ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे कम उम्र के जो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका गठन 1885 में होता है, उसके 1897 में जो अधिवेशन हो रहा था, जो सेशन हो रहा था, उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो शंकरन नायर बनाए गए और इस पोजीशन पर बैठने वाले सबसे यंग यही थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और ये ही वॉज ओनली मलयाली, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले मलयाली हैं जो आईएनसी के किसी सेशन को लीड करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी सेशन के चेयरमैन बन पाए। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है। अगला, ही वॉज अपॉइंटेड टू दी रेले यूनिवर्सिटी कमीशन, लॉर्ड कर्जन के अंडर एक रेले यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई गई थी जिसमें ये बोला था कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके जो भी रिकमेंडेशंस थे उस रिकमेंडेशन वाली कमेटी में भी इनको शामिल किया गया था। तो शुरुआती तौर पर अंग्रेज़ों को काफ़ी पसंद थे ये। ठीक है, इसके बाद इन्हें कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का अवार्ड मिला है, ऑनर हुए हैं 1904 में। इसके बाद इन्हें 1912 में 1912 में नाइटहुड की उपाधि भी मिली है बाय दी ब्रिटेन। 1908 में ये परमानेंट जज बन जाते हैं मद्रास हाई कोर्ट के। और आगे चलकर ये अपने बहुत इस टाइम ड्यूरेशन पर जब ये मद्रास हाई कोर्ट के जजेस थे तो ब्रिटिशर्स के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी पास किए हैं, इसलिए ये ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। 1915 में इन्हें वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, एक तो जज बना रहे हैं हाई कोर्ट का शंकरन नायर को, और दूसरा वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें हर किसी का शामिल होना एक तरीके से नामुमकिन वाली बात थी, अगर वो इंडियन हो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ठीक है, तो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो उसकी पर्सनल काउंसिल थी। नाइटहुड माने कि उनकी सर्विसेज को ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल्टी से एक्सेप्ट किया गया है कि ही वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ नहीं था, सिर्फ इंडियंस को, सिर्फ हिंदुस्तानियों को एक मक्खन लगाने वाली बात थी। ठीक है,
तो बस ये था, नाइटहुड की उपाधि हमारे लिए कोई काम नहीं करती थी, बस ये है कि उनको ऑनर कर दिया गया है। तो अब उनको देखा जा रहा है कि अब शंकर नायर जो है वो अंग्रेजों के लॉयल हैं, उनके वफादार हैं, उन्हीं की सर्विसेज में रहेंगे और उनके अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो इन्होंने अपने नाइटहुड को भी डिसोन कर दिया था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी रिजाइन कर दिया था, ठीक है। तो इट इज नॉट अ वेरी लाइक ऑनरेबल कोई पोस्ट ऐसा था नहीं, इट वॉज जस्ट एन अवार्ड, एक सिर्फ अवार्ड था। तो 1915 में शंकर नायर को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल किया गया। इसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या पार्ट है, इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन की तरफ बहुत ज़्यादा बात की कि हमें अपना रूल करने का अधिकार खुद दिया जाए। और फिर 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया, तो उसके बाद जो सेंटर में डायरकी ला दी गई और इंडिया के पार्टिसिपेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ा दिया गया, तो इन्हें भी उसमें अपना पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ठीक है, इन्हें भी अच्छी अच्छी पोस्ट उसमें दी गई। लेकिन इसी के कुछ समय बाद हो गया जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि वहाँ के जो जनरल कमांडर, देखो जलियांवाला बाग मैसेकर में 2 डायर मिलेंगे आपको, एक है ओ डायर जो गवर्नर था पंजाब का, एक है आर डायर जो पंजाब की मिलिट्री फोर्स का कमांडर था, ठीक है। तो जो आर डायर है उसने जलियांवाला बाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्रांति आंदोलनकारी, उस पर गोलियां चलाने के आदेश दिए, बट ही अक्यूज दी ओ डायर, इन्होंने ओ डायर को अक्यूज किया था कि ये जो गवर्नर था पंजाब का, इसके कहने पर आर डायर ने गोलियां उन लोगों पर चलवाई, ठीक है। तो इन्होंने ओ डायर के अगेंस्ट जो है ये केस फाइल किया था। जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ तो इन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, और इसके बाद ये पंजाब में जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड में उन मरे हुए लोगों को लाइक इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने फाइट अपनी शुरू की। हालांकि ये उसमें जीते नहीं, ठीक है, ये उसमें जीते नहीं थे, उस केस में ये हार गए थे, बिकॉज उस केस में जो ओ डायर है उसको उस समय जो जूरी बेंच, वो पहले जूरी हुआ करती थी, यानी कि एक तो जज हुआ करेंगे मेन, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उस जज को सपोर्ट करने के लिए देयर वर 10 to 11 अदर मेंबर्स ऑल्सो, जो जज जैसे ही होंगे बट उनको लाइक वोट देना पड़ता था कि आपको क्या लगता है सामने वाला गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, ठीक है। और जब वो जूरी बेंच अपना डिक्लेरेशन दे देती थी कि सामने वाला गिल्टी है या नॉन गिल्टी है, उसके हिसाब से जज एक्शन ले लिया करता था, ठीक है। तो उस समय पर जो जूरी बेंच थी वो 12 मेंबर की जूरी बेंच थी, उनमें से 11 मेंबर्स ने इनको ओ डायर को नॉन गिल्टी माना था कि ओ डायर की कोई गलती नहीं है, वो आंदोलनकारियों के पास हथियार थे, वो वहाँ पर कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते, इससे पहले आर डायर ने उन्हें शांत कर दिया, ठीक है। लेकिन एक पर्सन था जिसने ओ डायर को इसका कल्प्रिट माना था जलियांवाला बाग मैसेकर का, कि उसने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई हैं। तो बस ये केस तो हार जाते हैं, लेकिन भारत को अंग्रेजों के जो असली चेहरा है वो जरूर दिखा देते हैं, ठीक है, कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का कैसा शासन चल रहा है। तो इन्होंने अपनी किताब में उस समय के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब के माइकल ओ डायर को बहुत ज़्यादा इनकी क्रिटिसाइज किया था, आलोचना की थी। इस बुक का सहारा लेते हुए माइकल ओ डायर ने इन पर डिफेमेशन का केस लगा दिया था, मानहानि का केस लगा दिया था, और ये केस 1922 में कोर्ट में चला था, ठीक है। ये केस पूरे 5.5 वीक चलता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट सिविल ट्रायल इन ब्रिटेन, ये उस समय का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिविल ट्रायल था ब्रिटेन का, ठीक है। इस समय 12 लॉ मेंबर की इंग्लिश ज्यूरी थी, जिसमें जो मेन जज थे उनका नाम था हेनरी मैकार्डी, ठीक है। अब देखो जलियांवाला बाग मैसेकर न्यूज़ में आया था बिकॉज उसने अपनी 106th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। दूसरा, इस मैसेकर से रिलेटेड अभी एक मूवी आई है, तो इससे रिलेटेड हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो उस समय पर जो वो 12 जूरी मेंबर थे उन्हें लीड कर रहे थे हेनरी मैकार्डी। इसके अलावा ये केस को जो है शंकर नायर हार गए थे, क्योंकि 11:1 की मेजोरिटी क्रिएट हो गई थी कि 11 लोगों ने ओ डायर को नॉन गिल्टी बोला एंड एक ने गिल्टी बोला, ठीक है। लेकिन फिर भी नायर हार गए इसमें। नायर को 500 यूरो का क्या लगा, पाउंड का क्या लगा, जुर्माना लगाया गया कि आप इतना जुर्माना दोगे। ओ डायर ने बोला कि मैं तुमसे जुर्माना नहीं लूंगा, ऐसा करो तो मेरे सामने ना घुटने टेक कर माफी मांग लो। तो शंकर नायर ने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले मैं जुर्माना दे दूं, ठीक है। तो इसके बाद शंकर नायर केस हार गए, लेकिन ब्रिटिशर्स के लीगल सिस्टम को इन्होंने अच्छे तरीके से हिला के रख दिया, ठीक है। शंकर नायर की डेथ होती है 1934 में एट द एज ऑफ 77। ये
इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, बहुत महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर के रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, इनके इनके वर्क्स को या इनकी चीज़ों को जो दो चीज़ों में दर्शाया गया है आगे चलकर, जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इनके जिनको जो लोग इन्हें फॉलो किया करते थे, किताब लिखी है द केस दैट शुक द एम्पायर। ठीक है, और आगे अभी करंटली इस पर एक मूवी आई है केसरी चैप्टर 2। तो ये है